हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री की बेसिक बातें। वहाँ से हम लोग एक बैकग्राउंड तैयार किए थे जहाँ से हम लोग समझे थे कि हर जगह पूरा तात्विक स्रोत आ रहे थे। मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी हम लोग को मिलता है वो पूरा तत्व से मिलता है। मतलब उसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो कौन सा सोर्स है, उस सोर्स के बारे में जो सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से हम लोग उसके बारे में समझेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टोन एज है, क्योंकि स्टोन के बारे में वहाँ पढ़ता बहुत सारे स्टोन मिले हैं, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री के बारे में स्टोन से पता चलता है। प्रोटो हिस्ट्री में भी जानते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स औजार्स मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है। और जब हिस्ट्री के अंदर में आते हैं तो बहुत सारे रिटन मिलता है जिसको हम लोग पढ़ भी पाते हैं और उससे जानकारी हम लोग को मिलता है। आज जो लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं इस सोर्स के बारे में, जो एशियंट हिस्ट्री का जो सोर्स है, जो स्रोत है, कहाँ से पता चलता है कि प्री हिस्ट्री में ऐसा होता था, उस तरह प्री हिस्ट्री के अंदर प्रागैतिहासिक काल में इस तरह का सोसाइटी था, या फिर मौर्य एम्पायर के अंदर में किस तरह का सोसाइटी था, वो किस चीज़ से पता चलता है, तो वो होता है सोर्स। और सोर्स जो होता है तीन तरह के हम लोग के पास में मिलते हैं, जो कि हम लोग कंटिन्यू उसी को समझने वाले हैं। जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्स आप जानते होंगे, लिटरेचर सोर्स जानते होंगे, साहित्यिक, और दूसरा होता है पुरातात्विक। उसके बाद तीसरा नंबर होता है तो यात्रियों का, जो फॉरेन यात्री यहाँ पे आए और यहाँ के बारे में जो लिखा, उससे भी हम लोग को अपने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता है, एशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आज का जो टॉपिक इस सीरीज चलेगा सोर्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री, इस टॉपिक चलेगा जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन हर लिटरेचर, हर आर्कोलॉजिकल सोर्स या फिर फॉरेन अकाउंट को हम लोग करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट एपिसोड चलेगा, रामायण सीरीज को ही कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। चलिए पहले चीज़ ये याद रखिएगा, इनिशियली हम लोग के पास डेट नहीं था। हम लोग जानते हैं नंबर भी के बारे में भी नहीं जानते थे। आज जो 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं या फिर 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, इनिशियली ये सब चीज़ नहीं थी। मतलब जो भी आज हम लोग लैंग्वेज कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं वो चीज़ इनिशियली नहीं थी, धीरे धीरे से डेवलप हुई। प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में तो कोई रिटन था ही नहीं। जब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में आते हैं तो वहाँ पे लिखित तो है लेकिन वो इस तरह से लिखावट है कि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब हिस्ट्री के अंदर में आते हैं तो हम लोग को समझ में आता है हिस्ट्री को, जो लिखावट, जो लिटरेचर है उसको पढ़ा जा सका है और उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का शुरुआत कहाँ से है, तो इतिहास तो बीता हुआ जो भी काल है, जिसको आप जानते हैं, जिसको नहीं जानते हो, सभी चीज़ें इतिहास के अंदर में आता है। लेकिन आपको जो समझ में आनी चाहिए कि सिकंदर का आक्रमण जो हम लोग जानते हैं 326 BC के अंदर में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। वहाँ से भारतीय इतिहास का तिथिवर विवरण मिलना शुरू हो जाता है। मतलब उसके पहले जो भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता हम लोग जानते हैं 3000 से लेकर 1500 BC तक चलता है, कहीं के 750 BC लिखता है, तो सब अनुमानित है, कहीं बुक में अलग लिखेगा, कहीं अलग लिखेगा, ये सारी चीज़ आपको मिलता है। तो यहाँ से एक बात याद रखिए, सिकंदर जो आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर 326 BC में किया था, और वहाँ से जो है तिथिवार विवरण, अपने इंडिया का इतिहास का तिथिवार विवरण मिलना शुरू हो जाता है। एक पॉइंट आपको ये समझ में आया। दूसरा नंबर याद रखिएगा, क्रमबद्ध विवरण आपसे पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा मौर्य समाज के प्रारंभ से। मौर्य समाज हम लोग जानते हैं, मगध एम्पायर को आप जानते होंगे, महाजनपद आप जानते हैं, महाजनपद में 16 जनपद था जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। अब मगध ही आगे चल के डेवलप हुआ, वहीं पे ही एम्पायर बना जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य एम्पायर। और यहाँ से जो है क्रमबद्ध इतिहास कि कौन सा काल के कौन सा शासन के बाद कौन सा शासन किया, ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध जो मिलना शुरू होता है वो मौर्य एम्पायर से मिलता है। यहाँ से देखिएगा इतिहास का विवरण कि इस सन में ये चीज़ हुआ, ये सन में ये हो जाए, इस तरह से कुछ मिलना शुरू होता है। लेकिन इस काल में कौन सा डायनेस्टी कहाँ से राज करता है, ये सारी चीज़ें मिलना होता है मौर्य समाज से। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो वहाँ से जो लिखित कार्य करता है, मतलब जो इतिहास का विवरण मिलता है, लिखित मिलता है और अच्छे तरह से ढंग से मिलता है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही मिलता है। तो याद रखें, लिखन का काम जो करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता है। भारत का इतिहास का पूरा जानकारी हम लोग को यहाँ से और शेड्यूल तरीका से मिलता है। अब देखिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे सोर्सेस पढ़ेंगे, या लिटरेचर पढ़े, या फिर हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्स पढ़े, या फिर फॉरेन अकाउंट पढ़े,
वहाँ पे कोई भी, अगर मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अपने बारे में लिख रही है तो अपना बुराई कभी नहीं लिखेगी, वो अपना अच्छाई ही लिखता है, ठीक है ना, कोई भी कंट्री। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लिखा और उस समय के और भी लोग जो लिखे, उससे कंपेयर करके हम लोग को पता चलता है कि उस समय का इंडिया का स्थिति क्या था। ये सारी बातें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। हम लोग का मेन काम क्या है कि जो सोर्सेस हैं उसके बारे में बात करना है, तो हम लोग हिस्ट्री के ऊपर उतना नहीं जा रहे हैं, इस पे आ जाते हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन का स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन सा चीज़ मिले हैं, और मॉडर्न का भी बात कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन का चीज़ कहाँ पे मिला है, मॉडर्न में आकर के मिले हैं, मतलब अभी तत्काल 1900 1800 ईस्वी ऐसे में मिला है। तो ये 3 तरह के स्रोत जो हैं, जो प्राचीन इतिहास को अगर जानना है तो आपको 3 तरह के स्रोत को या सोर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट में होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे लिटरेरी के अंदर में, ठीक है। पहला आपको याद हो जाना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत ये किसके बारे में बताएगा, तो आपको एशियंट हिस्ट्री, मतलब आप कह सकते हैं प्राचीन भारत के बारे में आपको जानकारी देगा। दूसरा नंबर है साहित्यिक स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। ये है जो उस समय के बुक, जिस काल में, जैसे वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखा है, वेद लिखाया, तो उससे भी अपना हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा शासक था। इस तरह की सारी बातें जो पता चलती है वो लिटरेरी के सोर्स के अंदर में आती है। तो याद रखिए कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ पढ़ा जा चुका है, बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ा चुका है। जैसे वेद के बारे में आप जानते हैं, पढ़ा जा चुका है, हम लोग उसको पढ़ते भी अच्छी तरह से, तो ये सब चीज़ इसके अंदर में आपको मिलता है। सिर्फ वेद की बात की है, ऐसे बहुत सारे हैं, बौद्ध के अंदर, जैन के अंदर, संगमा के अंदर, ये सारी चीज़ के अंदर में आपको लिटरेचर मिलते हैं, उसको हम लोग को पढ़ते हैं तो इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करें विदेशियों का यात्रा। विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और यहाँ के बारे में देखिएगा, उस समय के विदेशी जो आए, यहाँ के बारे में जो विदेशी लोग लिखे, वो कोई गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं था, तो वो अच्छाई लिखा या यहाँ पे जो देखा उसी के बारे में लिखा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि बेसिक जानकारी इससे मिलता है, तो इससे भी अपने इंडिया का हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे इसको विदेशियों का यात्रा, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जर्नी अकाउंट ऑफ फॉरेनर। तो यहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ समझने वाले हैं। तो पहले अपना जो लेक्चर चलेगा इसके ऊपर सीरीज बाई सीरीज समझेंगे, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। जैसे अशोक का शिलालेख के बारे में, उसका शिलालेख हम लोग 14 तो जानते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे माइनर शिलालेख हैं जिसको हम लोग को समझने होते हैं। तो लाइन बाई लाइन हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद हम लोग आएंगे जर्नी अकाउंट ऑफ फॉरेनर के ऊपर। तो इसमें हम लोग बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो इसको में जो चीज़ों को हम लोग को पढ़ना होता है, पुरातात्विक का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ जीवाश्म के बारे में बात चलेगी, कुछ स्टोन चित्रकारी के बारे में बात चलेगी, यहाँ पे लिखित कोई चीज़ के बारे में बात नहीं चलेगी। मतलब याद रखिएगा, जो एशियंट हिस्ट्री, मतलब जो पिछले इतिहास में जो सामान यूज किए जाते थे, उस सामान से भी बहुत सारे आपको हिस्ट्री का पता चलता है। और जो सामान का अध्ययन जो करते हैं हम लोग, करते हैं कौन चीज़, आर्कोलॉजिकल के अंदर। आर्कोलॉजी के अंदर जो बोलते हैं, याद रखिएगा, आर्कोलॉजिकल सोर्स का अध्ययन, मतलब पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन हम लोग आर्कोलॉजी के अंदर में करते हैं, ठीक है, आर्कोलॉजी के अंदर करते हैं। इसका मतलब है अगर शिलालेख का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो कहाँ पे आर्कोलॉजिकल सोर्स है, वो तो सोर्स शिलालेख किस तरह का सोर्स है, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स है, लेकिन इसका अध्ययन हम लोग पढ़े तो कहाँ पे करते हैं, तो आर्कोलॉजी के अंदर में करते हैं, इतना याद रखिए। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स में आपको जो मिलेंगे, जैसे अभिलेख मिलेंगे, शिलालेख अभिलेख आपको सिमिलर होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम लोग समझेंगे। याद रखिएगा, अभिलेख बोल रहे हैं तो शिलालेख इसके साथ ही शामिल करिए। तो इंग्लिश में इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, सिक्का, कॉइन्स बोलते हैं, स्मारक, मोनूमेंट्स बोलते हैं। उसी तरह यहाँ चित्रकारी, आर्ट जो मिले हैं उस समय के, मूर्ति मिले, जो टॉय मिले हैं, ये सारी चीज़ें जो होता है, ये सारी चीज़ें की जानकारी जो हम लोग करते हैं, कौन सा, इस सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि आर्कोलॉजिकल सोर्स है, मतलब पुरातात्विक स्रोत है। ये सारी चीज़ों से हम लोग को अपने एशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी आपको मिल जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मिलती है वो कहाँ पे, ज़मीन के अंदर मिलती है। आप समझ लीजिए, अपने पूर्वज के बारे में अगर जानना है तो कहाँ पे मिलेंगे, अपने पूर्वज की जानकारी आपको ज़मीन के अंदर मिलेंगी, क्योंकि आपके जो भी पूर्वज है, हमारे जो भी पूर्वज है, वो ज़मीन के अंदर ही
क्योंकि लेयर बाय लेयर अपना ज़माना चला, हम लोग भी धीरे धीरे से हम लोग का जो पीरियड चल रहा है धीरे धीरे से हम लोग भी समाप्त होंगे, हम लोग ज़मीन के अंदर होंगे। तो हम लोग के बारे में जानकारी में कुछ सालों बाद अगर पता करना होगा तो ज़मीन खोद के ही पता करना पड़ेगा। जो भी जानकारी आपको ज़मीन खोद करके मिलता है, जिसका जीवाश्म हो सकता है, स्मारक हो सकता है, जो सामान यूज किए जाते हैं वो चीज़ हो सकता है, वो सभी चीज़ की जानकारी आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स कहलाती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। तो याद रखिए, पुरातात्विक स्रोत कहाँ मिलता है? तो ज़मीन के अंदर मिलता है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझिएगा, कोई भी चीज़ को रेवलेट करने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है, मतलब एक टाइम लगता है जहाँ से आपको उसके बारे में जानकारी करने के लिए आप उत्सुक होते हैं। इनिशियली कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं से सोर्स मिलना चाहिए ताकि उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। जैसे हम लोग क्लास 10th में आते हैं, तो क्लास 10th में आते हैं तो 10th का मैथ्स के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। लेकिन जब हम लोग सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो फिर 10th को छोड़ करके हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग को एक गोल होना चाहिए, एक फिक्स गोल होता है जहाँ से हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। वैसे ही यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में जो ढूंढने का जो प्रयास किया जाता है वो बहुत बाद में किया जाता है, मतलब 1861 के आसपास से शुरू होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में जानने का प्रयास। और कौन करता है? तो हम लोग एक नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कैनिंग, जो कनिंगम भी बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ये शुरुआत करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स का स्रोत के बारे में जानना, पढ़ना और इसके बारे में सारी चीज़ें जो शुरुआत जो करना इंडिया के अंदर में शुरू करते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम करते हैं। इसलिए इसको पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का फादर भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो अब हम लोग कुछ बातें ये भी कर लेते हैं, इतना याद रखिए कि इसके अंदर यही सब चीज़ पढ़ेंगे। अभिलेख है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अपने एशियंट हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी देता है। ये अभिलेख और सिक्का, दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ज़्यादा कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग को पढ़ना है लाइन बाय लाइन। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स के और भी डीप। अभी तक तो हम लोग एक समझ लिए कि हिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ और कहाँ से हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और कितने तरह के सोर्सेज मिले हैं। तो 3 तरह के सोर्सेज में हम लोग पहला बात जो किए हैं, एक ये है आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर में। और इसको बेटर तरीक़ा से समझने के लिए आर्कोलॉजिकल सोर्स के जगह पे आप याद रखिएगा, जो भी सामान जो है वो दिमाग में होना चाहिए कि आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर में कौन कौन सा सोर्स आते हैं। तो जो भी ज़मीन के अंदर जो सामान मिलते हैं वो सभी इसके अंदर में आते हैं। सामान के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2-4 एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो यहाँ पे लिखे हैं, जो मेन रूप से जो हम लोग को पढ़ना है वो है अभिलेख, या फिर यहाँ शिलालेख भी हो सकता है, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। दूसरा नंबर होता है कौन चीज़? सिक्का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉइन्स। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पढ़ना है, बड़ी डिटेल्स में इसको पढ़ना है। और अलग अलग वंश का, मतलब डायनेस्टी का अलग अलग जो है अभिलेख है, सिक्का है, उसको आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कंटिन्यू उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। प्राचीन भारत की जानकारी का स्रोत जो माना जाता है, यही चीज़ को माना जाता है कि यही स्रोत है जिससे हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी आपको मिलता है। ऐसे भी उस तरह के प्राचीन भारत के अंदर में तो पहले ही बोले कि लिपि तो किसी तरह का डेवलप हुई नहीं, लैंग्वेज उस तरह का डेवलप हुई नहीं, तो लिख क्या पाएंगे? लिखा भी है तो उस तरह का हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उस तरह के उर्दू फारसी क्या क्या लैंग्वेजेस हैं उसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कहा जाता है कि ये सारी सोर्स है जिससे हम लोग को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। प्राचीन काल के विभिन्न मानवीय गतिविधियों का, जो उस समय का जो सोसाइटी था वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी करते थे, वो सारी जानकारी जो मिलता है इसी से मिलता है। कौन सा? अभिलेख या शिलालेख, इस तरह का जो भी चीज़ है उससे आपको पता चलता है। अच्छा, इसके अध्ययन, मतलब हम लोग पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन जो होता है वो पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, इंग्लिश में इसको आर्कोलॉजी बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि उस समय के जो 2 तरह के चीज़ें मिल सकते हैं आपको, एक तो जीवाश्म हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, तो आपको हो जाता है निर्जीव चीज़। मतलब ये भी निर्जीव ही है, लेकिन कोई हो सकता है जीव मर गया, बहुत दिनों से उसके अंदर ज़मीन के अंदर में है, उसके बारे में जानकारी। एक होता है चट्टान वगैरह के बारे में जानकारी। तो 2 तरह के चीज़ अंदर में आपको मिलते हैं। तो चट्टान सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म के बारे में तो उतना, क्योंकि बहुत इतना पीरियड हो चुका है कि उतना जानकारी आपको नहीं मिलता है। आपको मिलता है कहाँ से? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है, कंकाल वगैरह ऐसा चीज़ आप समझिएगा। जीवाश्म, इंग्लिश में इसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, ये जानते हैं। एक इसके बारे में, जीवाश्म के बारे में जो जानकारी आपको पता करना होता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं वो कार्बन डेटिंग यूज़ करने पड़ते हैं। कार्बन डेटिंग से आपको जीवाश्म के बारे में जानकारी पता चल सकता है कि वो कितना
उसका वायु था और किस तरह का उसका एक्टिविटी था, ये सारी चीज़ें, उसकी हड्डी के बारे में सारी जानकारी जो होता है कार्बन डेटिंग के बारे में पता चलता है। एक्चुअली देखिए कार्बन डेटिंग से आपको उसका वायु के बारे में पता चलता है, मतलब आयु के बारे में, एज के बारे में पता चलता है। अच्छा, कार्बन डेटिंग में जो यूज़ करते हैं C14 को यूज़ करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन को यूज़ करते हैं, तो C14 को यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए C14 का अर्धवायु भी पूछा था है, C14 का अर्धवायु कितना है, तो याद रखिए 5568 ईयर्स माना जाता है कि इसका अर्धवायु है। इसका कंप्लीट वायु करेंगे तो इसको 2 से गुना कर लीजिए, आपको कंप्लीट वायु मिल जाएगा, आयु मिल जाएगा, वायु नहीं आयु मिल जाएगा। तो C14 का आपको याद रखेंगे हाफ लाइफ जो होता है 5568 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। जीवाश्म और पुरातत्व कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर, ये पहले से हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा नंबर में बात कर लेते हैं निर्जीव वस्तुओं का प्राचीनतम पता करने के लिए। प्राचीनतम मतलब जो निर्जीव वस्तु है कितना प्राचीन है, कितना उसका एज है, इसके बारे में जो जानकारी आपको मिलेगा वो यूरेनियम डेटिंग से मिलेगा, ठीक है। अब यूरेनियम को हम लोग जानते हैं कि किस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और एक और एलिमेंट आपको रूबिडियम, ठीक है, ये भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस सब चीज़ को यूज़ करके आपको क्या कर सकते हैं कि निर्जीव जो वस्तु उस समय का चीज़ें हैं उसका मतलब उसका आयु के बारे में, उसके एज के बारे में आपको जानकारी मिल सकता है। ये सब चीज़ डेटिंग याद रखिएगा। यहाँ पे जीवाश्म के लिए आपको याद रखना कार्बन डेटिंग, और निर्जीव वस्तु के बारे में याद रखना है क्या होता है, यूरेनियम डेटिंग। तो 2 आपकी टर्म आपको मिल गया। मुख्य रूप से एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि उस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टान ही ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल में चट्टान के बारे में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, चट्टानों का आयु का अगर आपको पता करना होगा तो वहाँ से विखंडन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस, तो फ्यूजन प्रोसेस से भी आप क्या कर सकते हैं, चट्टान का आयु मतलब एज पता कर सकते हैं। तो याद रखिएगा चट्टान का आयु किससे, विखंडन विधि से पता करते हैं। और विखंडन किसको करके पता करते हैं, तो रूबिडियम को विखंडन करता है। तो ये रूबिडियम है जो विखंडित होकर के हम लोग को पता करता है। ये प्रोसेस विखंडित जो प्रोसेस है, चट्टान के आयु की जानकारी जो मिलता है रूबिडियम के माध्यम से आपको मिल जाता है, इतना आपको याद रखना है। रूबिडियम में कौन सा रूबिडियम, तो Rb37, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा Rb37। रूबिडियम भी क्या है, इलेक्ट्रोएक्टिव एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। और रूबिडियम जो है ना बहुत सालों तक रह जाता है तो ये स्ट्रोंटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कितना साल लग जाता है, लगभग करोड़ ईयर्स लग जाता है इसको स्ट्रोंटियम में कन्वर्ट होने में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रूबिडियम को स्ट्रोंटियम में कन्वर्ट होने के कितने साल लगते हैं, तो लगभग 43 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे, एक तो जीवाश्म के बारे में जानकारी किससे, कार्बन डेटिंग से, और चट्टान के बारे में विखंडन विधि से कौन सा यूज़ करते हैं, रूबिडियम यूज़ करते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट आप याद करें निर्जीव वस्तु के बारे में जानकारी मिलता है यूरेनियम डेटिंग से मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ तो अध्ययन करने के सबसे से सोर्स हो गए कि ऐसे ऐसे चीज़ मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डेवलप मतलब पुरातात्विक स्रोत जो मिला उसका डेवलपमेंट में किस तरह से और किनका हाथ है, उनके बारे में हम लोग और भी कंसेप्ट समझते हैं। इसमें अब समझते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में जो कि हम लोग को इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कनिंघम जो था भारत का पुरातत्व का जनक बोलते हैं। याद रखिएगा इंडिया के अंदर में हम लोग बात करें तो पुरातत्व का जो खोज का शुरू जो करने वाला है उसको कनिंघम को ही माना जाता है। याद रखिएगा जब कनिंघम यहाँ था तो उस समय का जो वायसराय था उस समय का केनिंग था, ठीक है, उस समय का वायसराय कौन था, केनिंग था। तो ये नाम याद रखिएगा कनिंघम और केनिंग। कनिंघम क्या था, एक तात्विक स्रोत को खोज कर रहा था और वहाँ का वायसराय जो था केनिंग था। इतना 2 बातें आपको याद रखना है। यहाँ लिखे हैं अलेक्जेंडर केनिंघम इसका पूरा नाम है, इसको नॉर्मल आपको केनिंघम याद रखिए, बात खत्म हो जाएगा। ये क्या पुरातात्विक स्रोत का प्रारंभ जो कहा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत का प्रारंभ माना जाता है कि 1861 से माना जाता है। उसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हो रहे थे लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर में नहीं था जिसको ऑर्गेनाइज करे और उसको और भी मोटिवेट करे और भी प्रमोट करे, ऐसा कुछ इंडिया के अंदर में नहीं था। तो माना जाता है कि अलेक्जेंडर केनिंघम जो है ये जाते हैं केनिंग को बोलते हैं कि भाई आपको अगर पूरा यहाँ पे अगर हिस्ट्री के बारे में यहाँ के बारे में जानना है, अगर हिस्ट्री के बारे में ही जानना है तो आप क्या करिए, एक बोर्ड बनाइए जहाँ से आप कुछ फंड क्रिएट करिए और फंड दीजिए जिससे हम लोग खुदाई करें और वहाँ पे अच्छे से अच्छे हिस्ट्री को ढूंढ पाए। तो ये क्या करता है अलेक्जेंडर केनिंघम ही करता है, क्या जाता है किसके पास, केनिंग के पास में। और केनिंग जो है फर्स्ट टाइम कहता है कि ठीक है जाओ एक बोर्ड बनाओ, एक विभाग बनाओ। और उस समय एक विभाग बनता है पुरातत्व विभाग, ठीक है, जो कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल बोर्ड, ठीक है। वो कौन किसके कहने पर, अलेक्जेंडर केनिंघम के कहने पर कौन बनाता है, केनिंग बनाता है।
कैनिंग क्या था, वायसराय था इंडिया का उस समय का, इतना याद रखिए। और पुरातात्विक विभाग का जो है ये फॉर्मेशन करता है, और ये कब करता है तो 1861 में। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पुरातात्विक स्रोत का जो शुरुआत माना जाता है कि 1861, क्योंकि यहीं से एक विभाग बना और यहाँ से सिस्टोमेटिक जो आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत था उसका ढूंढना शुरू करता है। इतना बात याद रखिए। अब देखिएगा, ये जो विभाग बनाया गया था कि क्योंकि उस समय से उस तरह का माइंडसेट नहीं था कि ज़्यादा जानकारी ले, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत के बारे में उस तरह का डेवलपमेंट लोग के माइंड के अंदर नहीं था कि क्या ज़मीन के अंदर भी किसी का हिस्ट्री मिल सकता है, क्या किसी का जानकारी मिल सकता है। इस तरह का कोई चीज़ उस तरह का डेवलप था भी तो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। कोई भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए पहले ही बोले हैं कि टाइम लगता है। पहले कोई सोचेगा, उसको एक हाथ में डेवलप करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब उसके बारे में लोग जानने लगेगा तो और भी लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ये टाइम है 1861, जहाँ पे एक विभाग बनता है तो लोग जानना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसा भी कोई चीज़ है जिसको ढूंढा जाता है ज़मीन के अंदर से, और वहाँ से हिस्ट्री मिलता है पुराने लोगों को। और इसमें बहुत सारे ऐसा भी सोर्स मिले जिसका दाम भी बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बेच करके, जो पुरातत्व स्रोत है उसको बेच करके भी बहुत सारे लोग अच्छे पैसा कमा लेते हैं। तो यहाँ से 1861 माना जाता है कि फर्स्ट जो विभाग बनाया गया था वो कौन था, पुरातत्व विभाग, और आर्कोलॉजिकल बोर्ड बनाया गया था 1861 ईस्वी में। कौन बनाया था, कनिंगम के कहने पे कौन बनाया था, कैनिंगम के कहने पे कैनिंग ने बनाया था। इतना आपको याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये विभाग ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि उस समय ज़्यादा अवेयर नहीं था लोग, थोड़ा मोड़ा खोज इसके बारे में था। तो 1866 ईस्वी में ये जो कमेटी था, ये जो विभाग था समाप्त हो जाता है। इसकी समझिए 61 से लगभग 5 साल ठीक से चलता है, उसके बाद में फिर इतना में इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है, इसी विभाग को जब इतना में समाप्त हो जाता है तो लगभग 6 साल बाद या फिर 5 साल बाद, ठीक है, इसका फिर से ये पुरातत्व विभाग है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम रखा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, क्या नाम रखा जाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये जो नाम रखा जाता है तो 1871 ईस्वी में, ठीक है, 1871 ईस्वी में इसी का नाम बदल करके रखा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और इसमें जो है यहाँ पे अब थोड़ा जोर शोर से यहाँ पे काम करना लोग शुरू करता है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मॉडिफाई करता है कि किस तरह से वर्क करना है, इस तरह से इसको डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। तो नाम याद रखिए, 1861 ईस्वी में इसका नाम चेंज होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। समाप्त कब होता है, 1866 में, और शुरुआत कब हो जाता है, 1861। तो याद रखिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का अगर गठन पूछ दिया जाए तो 1861 बोलना है, न कि 1871, 1861 बोलना है। तो यहाँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, जब ये विभाग बना तो इसका कोई ना कोई महानिदेशक होगा, मतलब डायरेक्टर होगा। तो याद रखिएगा, पहले ही हम लोग बोले कि कनिंगम ही शुरुआत कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानना और उसको डेवलप करना। तो यहाँ पे महासचिव, महानिर्देशक जो बनाए जाते हैं, प्रथम महानिर्देशक किसका, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आज भी चलता है, उसका प्रथम जो महानिर्देशक मतलब डायरेक्टर जनरल जो बनाए जाते हैं वो कनिंगम को ही बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो प्रथम कौन सी महानिर्देशक कौन है, कनिंगम है, जिनको बनाया जाता है और यहीं आगे चल के डेवलप करते हैं। इसीलिए इनको जो है भारत का पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिए, भारत का पुरातत्व का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है कनिंगम। इतना आपको याद रखना। कुछ टर्म और भी याद रखिए। सिक्कों का अध्ययन को हम लोग नुमिस्मेटिक कहते हैं, नुमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। तो सिक्कों का अध्ययन का कौन चीज़ बोलते हैं, नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन आपसे पूछ दिया जाता है क्या कहलाता है, तो नुमिस्मेटिक कहलाता है। अभिलेख का अगर हम लोग अध्ययन पूछ ले तो ये एपिग्राफी कहलाता है, और शिलालेख का पूछ जाता है पैलियोग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, पहले ही बोले हैं कि ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो दोनों का अध्ययन कभी कभी पैलियोग्राफी ही लिख देता है, आपको एपिग्राफी नहीं लिखेगा, ठीक है। तो दोनों सेम हो जाता है, क्योंकि ये अभिलेख जो होता है ना, ये क्या होता है, किसी बर्तन, किसी ठोस पदार्थ पे लिख करके प्यार से इसको लिखे जाते हैं, जबकि शिलालेख ठोक के लिखे जाते हैं, फोर के लिखे जाते हैं। यही अंतर होता है और कुछ इसमें अंतर नहीं होता है। एक और नाम हम लोग को याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं संकालिया, जो HD संकालिया, उनके बारे में थोड़ा सा बात हम लोग को कर लेना चाहिए। जैसे कि याद रखिएगा, क्या नाम है, HD संकालिया, संकालिया, ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये क्या कहते हैं कि पुरातत्व जो स्रोत है इसका जो विकास हुआ है, ये मानते हैं कि 100 साल लगा है इसके विकास होने में। कितने साल, 100 साल में।
इसका विकास कितने साल मानते हैं? तो एस डी संकालिया कहते हैं कि पुरातत्व स्रोत का जो विकास हुआ है 100 साल हुआ है, 100 साल में हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो शुरुआत इन्होंने कहा कि 1861, याद रखिएगा 1861 में इसका शुरुआत कहा, और कहा कि ये फेज वाइज चला, ऐसे 3 फेज में चला। 1861 से लेकर के 1902 तक एक फेज बनाया, जहाँ पे ये जो आर्कोलॉजिकल जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें स्ट्रगलिंग फेज है, जहाँ पे किसी तरह इसको बचाने का, किसी तरह इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कहते हैं एस डी संगालिया। उसके बाद एक और फेज आता है 1902 से लेकर के 1944 तक चलता है। एक दूसरा फेज इन्होंने डिवाइड किया, जिसमें कहते हैं कि सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और इस फेज में बहुत सारी चीज़ खोजना शुरू कर चुके हैं। और एक और फेज बनाते हैं, ये फेज बनाते हैं, कहते हैं कि 1944 से लेकर के 1960, ये फेज तीसरा है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खोज हुई और पूरा जो पुरातात्विक स्रोत का जो विकास हुआ इसी फेज के अंदर में कहा जाता है कि हुआ। तो याद रखिएगा, इसको देखेंगे 1861 से लेकर के 1960, तो 100 साल आपको लगभग मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि लगभग 100 साल लगे हैं कौन चीज़ को? तो पुरातात्विक स्रोत को विकास होने में। मतलब याद रखिएगा, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डेवलप करने में, मतलब आर्कोलॉजिकल को डेवलप करने में, याद रखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंडियन आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या काम करता है? तो आर्कोलॉजी जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में खोज करना। तो पुरातात्विक स्रोत का जो खोज माना जाता है यही 100 साल माना जाता है कि 1861 से 1902, फिर 1902 से 44 और फिर 1944 से 60 माना जाता है। 3 भाग में इन्होंने डिवाइड किया। कौन कहा था? तो एस डी संकालिया। ये नाम आपको याद रखना है। इनका ये भूमिका रहा और ये भी एक तरह से पुरातात्विक है, जो कि पुरातत्व के बारे में आर्कोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। अब समझिएगा, जो हम लोग जो लेक्चर शुरू करेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग बात की है कि जो इम्पोर्टेंट जो हम लोग को है, जो पढ़ने हैं, जो अच्छी तरह से जानकारी आपको एशियंट हिस्ट्री के बारे में देता है, वो है कौन चीज़? तो यहाँ पे अभिलेख, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो है सिक्का, ठीक है, सिक्का। तो हम लोग जो पहले जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज़? अभिलेख के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो अपना शुरू करेंगे वो अभिलेख के बारे में शुरू करेंगे। हम लोग ये जान लें कि जॉन्स प्रिसेप नाम के एक आर्कोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है अशोक का शिलालेख है उसको पढ़ने का प्रयास किया था और पढ़ने में सक्षम हुए थे। तो जॉन्स प्रिंसेप हम लोग करेंगे इसके बारे में, इतना याद रखिए। तो ये कौन सा अभिलेख को ही पढ़ना शुरू किए थे। तो याद रखिएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करना शुरू करेंगे, पहले अभिलेख, फिर जाएंगे हम लोग सिक्का के बारे में। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।